चलिए बेटा, तो आज का टॉपिक जो है हमारा दैट्स ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब ऐसा है, हमें मालूम है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये कंडक्टर के अंदर का मैं एक रीजन इमेजिन करता हूं, मेरे पास कुछ इस तरह से अलग अलग जगहों पे एटम्स मौजूद है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस में बोल सकता हूँ मैं कंडक्टर में, क्योंकि मालूम होगा इससे पहले हमने स्टडी किया है कि कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम को लूजली बाउंडेड होता है, और कोई कंडक्टर जब यहाँ इस तरह से रूम टेम्परेचर में रखा जाता है तो आसपास से जो आपकी हीट है, आपको जैसा फील हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स को भी वो हीट फील होती है और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। अब वो एनर्जी लेवल बढ़ गई तो वो एटम के साथ जुड़ा रहना पसंद नहीं करता, वो उसको छोड़ के चला जाता और रैंडमली इधर उधर घूमते रहता है। कभी इधर जाएगा, मान लो इसको छोड़ के इधर चला गया, इधर जाके फिर इससे टकराएगा, फिर इधर से इससे टकराएगा, फिर इधर से इससे टकराएगा, फिर इधर से टकराएगा, फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ, मतलब कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन उसका, कोई एक उसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, ये रैंडम मोशन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहता है। ओके, अब ऐसा है, मामला ऐसा है, अब देखो, अगर आपने उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड सब्जेक्ट करके दे दिए, मान लो आपने उसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया, और यही वो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये वाला पकड़ता हूं इस बार का मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो छोड़ के निकला उसको, और यहां से ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, है ना, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अभी भी वो रैंडम मोशन में, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, अभी भी वो रैंडम मोशन में है, मगर रैंडम मोशन में जाते जाते भी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था शराबी का, लुढ़कते 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 जाता, मगर जाता उसको जाना जो रहता घर पे बराबर जाता वो बराबर, है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से ये एरो उल्टा हो गया, तो ये इधर से टकराते हुए ऐसा 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 करते करते वो जा रहा है इधर, है ना। तो अगर मैं कहूँगा कि देखो टकराने के बाद, जैसे ही वो टकराने के बाद ऐसा टकरा के वो बाहर निकलता है, मान लो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, मान लो वो स्मॉल v से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में दे देता हूं, चलो स्मॉल v से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ये मैंने पाथ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रेस किया, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या मोशन में वहां पे, है ना। बहुत सारे है, मतलब अपन तो काउंट भी नहीं कर सकते इतने हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें आपके एक मोशन में होते हैं। अगर मैं कहूंगा कि मैंने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर किया, और अगर उस क्रॉस सेक्शन एरिया में मैं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं देखूंगा, यानी कि 1/n, है ना, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, है ना, vi
अगर मैं मान लो कोई एक है ना एवरेज वैल्यू निकालता हूँ, आई बोल तो मतलब बोलते हैं ना आयत नंबर का इलेक्ट्रॉन है, आयत वैल्यू का एक इलेक्ट्रॉन है, तो आयत वैल्यू के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है आई, है ना। अगर ऐसे ही आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालूं तो वेलोसिटीज क्या रहेगी 1 2 v1 v2 v3 एंड सभी। तो अगर जैसा मुझे कहा गया कि मैं अगर एक एवरेज वेलोसिटी निकालूं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, कोई भी पकड़ सकता हूं मैं, तो भैया मैं आपसे पूछूंगा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी आएगी? आप कहेंगे वो वैल्यू 0 आएगी। बोले 0 क्यों? देखो आपने कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ा, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इधर गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इधर गया होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इधर गया होगा। तो अगर आप इन सब का वेक्टर सम करेंगे तो तुमको तकरीबन से आंसर 0 ही आने वाला है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? अरे मुझे एक बात बताओ, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं, वो तो सभी डायरेक्शन में मिल रहे हैं आपको। अब अगर मैं बोलूं देखो भैया एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स इधर भी लग रहा है, 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 ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस सेम है, ऑलमोस्ट सारे फोर्सेस सेम है। और मैं आपसे पूछूंगा टोटल फोर्स क्या है इसका? अब ऑलमोस्ट क्या कहेंगे? 0 कहेंगे, है ना। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं कहूँगा एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने कंसिडर किया कंडक्टर का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी भाग रहा, उधर एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां, है ना, ऐसा घूम रहे सबके सब। तो सबकी इनिशियल वेलोसिटी का मैं अगर एवरेज निकालूंगा तो वो क्या आएगा? 0। ये हमने एवरेज को शॉर्ट में लिखे। अगर आपको लिखना है लॉन्ग लेक्चर्स में ऐसा लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n, है ना, इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। मगर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी में ये लिखा है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ देन या फिर समेशन ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी करके, हो सकता है आप पहचान ही ना पाए कि ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैंने वही ले लिया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, ये इक्वेशन का मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने कहा वो क्या है? 0 है। ठीक है, ओके। बाद में क्या हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिला, है ना, एक डायरेक्शन मिला। देखो अभी भी देखो, टकराने के बाद ये अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अभी भी उनकी इधर उधर है, मगर आखिरी की फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे, फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी आप देखेंगे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है। तो जब मैंने देखा कि टकराने के बाद उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला और वो एक्सेलरेटेड मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर लाइन से क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से लाइन से क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और आप किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। आप किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे, ये इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो तुमको नहीं लगता कि ये एक्सेलरेट होगा इधर, है ना? तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हेन कंडक्टर is subjected to external electric field, जब आपने कंडक्टर को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, the electrons gets accelerated in the opposite direction of field, in the opposite direction of field, in the opposite direction of field। ठीक है, तो मैं कहूँगा अच्छा उन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैं बोलूँगा पिछले चैप्टर से एक फॉर्मूला याद आया एक्सेलरेशन का। बोले वो क्या है? वो है QE अपॉन m, है कि? और यहाँ पर बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो वेक्टर या फिर A इज इक्वल्स टू, मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं प्रॉपर, तो माइनस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E, वेक्टर E अपॉन m। मैंने पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस साइन क्या, ये रिटार्डेड मोशन है? नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेगेटिव वैल्यू है।
मगर सर वो तो फिर भी माइनस में आ ही जा रहा ना, तो रिटार्डेड मोशन होगा। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन फील्ड एक्सेलरेटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। तो जब भी मैं ई की वैल्यू डाल, मान लो एक्सेलरेशन प्लस आई कैप में हुआ, एक्सेलरेशन प्लस आई कैप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं डालूंगा तो माइनस आई कैप, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो प्लस हो ही जाता है। अब जब तक मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी ये माइनस साइन लिखना सेफ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, ये आपका जो एक्सेलरेटेड मोशन है और उसमें एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ वो इतना इतना हो जाएगा, ओके मान लिया। अब ऐसा है, फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइम t के बाद इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या रहेगी, है ना। आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी है ना ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, आप अगर ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन जो मैं कैपिटल वेक्टर vi से दूंगा, कैन बी रिटन एज आफ्टर टाइम, अच्छा लिखा नहीं मैंने, t स्मॉल t, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑफ ith इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज। तो आप बोलेंगे देखो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ith इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन जो कि कितना है, माइनस स्मॉल e इंटू वेक्टर e अपॉन m इंटू कोलिजन, या फिर टाइम जो हुआ आपको ith इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा है ना कोलिजन के बाद, जैसे मान लो ये ith इलेक्ट्रॉन की बात थी, तो टाइम ith इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, है कि नहीं, तो हम लोग ने वो निकाला इसका ti करके, तो इस तरह से मैंने यहाँ लिख डाला, ओके। बट मुझे क्या करना है कि मैंने ये अभी सिर्फ एक ith इलेक्ट्रॉन की बात किया है ना, मैंने एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेके बात किया कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन, मान लो कि जैसे ये टकरा के यहाँ से आगे निकला, ये टकराया, टकरा के ये ऐसा आगे निकला, और टकरा के जब वो आगे निकला ऐसा, जैसे ही वो टकरा के यूँ आया होगा और फिर इधर आया होगा, टकरा के जब यूँ आगे गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, स्मॉल vi, मैं ith इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, तेजी से जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक उसके रास्ते में कोई दूसरा एटम नहीं आ गया। जैसे ही वो एटम, दूसरा एटम आया इसके रास्ते में, मान लो ये दूसरा एटम आया, ये ऐसे आया, थर्ड करे जीरो हो जाएगी इसकी स्पीड, फिर से एकदम सडनली कोलैप्स हो जाएगी जीरो की। फिर इसके बाद टकराने की वजह से फिर कहीं और जाएगा, ऐसा है ना, फिर से वो अपनी जर्नी की शुरुआत करेगा, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा उसको, है कि नहीं। तो फिलहाल मान लो कि मैंने ये जर्नी यहाँ से यहाँ की जर्नी को ट्रेस किया, एक इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन की। मैं कहा कि जब टकरा के वो निकला तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, स्मॉल vi, है ना। टाइम ti हो चुका है, मान लो यहाँ तक पहुँचा होगा, वो टाइम ti हो चुका है, मान लो यहाँ तक पहुँचा होगा, है ना, या फिर यहाँ तक भी पहुँच सकता है, कितना भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि टाइम ti हो गया, यहाँ कहीं तक भी पहुँचा होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मान लो एक कोलिजन के लिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए टाइम स्मॉल t लगता है ना, टाइम क्या लगता है, स्मॉल t, मतलब एक एटम से दूसरे एटम तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लग गया, स्मॉल t। तो इसी फॉर्मूले को ti की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, है ना। चलो ठीक है, अभी का फिलहाल मैं डायरेक्ट स्टेप मार दिया कि t लिख दूंगा, और ये इमेजिन कर लो कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम था। अच्छा, ये किसकी बात चल रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन को जिसको पकड़ के बैठे तुमने ऐसा, मगर उस कंडक्टर में क्या यही एक ही इकलौता इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ नहीं, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर एग्जैक्ट एक जैसे होगा क्या, हाँ, सभी का डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सभी के सब वेलोसिटी सबका एक जैसा होगा क्या, नहीं, सबका अलग अलग होगा। ये टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इधर थी, हो सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इधर हो सकता है तीसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी। तो मैं फिर भी बोलूँगा मुझे तो एवरेज वैल्यू चाहिए, मैं एक की बात थोड़ी कर सकता, वहाँ तो इतने सारे हैं, तो मुझे सबका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
moving in a conductor in presence of electric field, vector E is, तो वेक्टर V एवरेज इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर V एवरेज प्लस माइनस ऑफ E वेक्टर E अपॉन M, और ये आ जाएगा T एवरेज, यानी कि कोलिजन का टाइम एवरेज, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा जाता है प्रोसेस, मैं थोड़ा जंप कर करके ले रहा हूँ, है ना। हमारे जो काम की चीज़ें बस वो लेकर भगा रहा हूँ। देखो इधर, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी वैसी, और एवरेज टाइम, क्योंकि सभी का कोलिजन टाइम भी सेम नहीं हो सकता। किसी का कोलिजन टाइम ज़्यादा होगा, किसी का कोलिजन टाइम कम होगा, है ना। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन मान लो 10 माइक्रोसेकंड में टकराया यहाँ से यहाँ, तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन का कोलिजन उसी वक्त 8 माइक्रोसेकंड में हुआ होगा, है ना, एक सक्सेसिव कोलिजन। हो सकता है उसी वक्त एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन था, उसका सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव एक के बाद एक होने वाला कोलिजन 11 से माइक्रोसेकंड में हुआ होगा। इमेजिन कर लो अपने हिसाब से, है ना। तो सबका कोलिजन का टाइम सेम है क्या? हाँ, नहीं। कोलिड करने एक जगह से दूसरी जगह का जाने का टाइम सबका अलग अलग आ रहा है, थोड़ा बहुत सेम होगा, है ना, मगर अच्छा मतलब फ़र्क तो है उनमें, एग्जैक्ट सेम नहीं बोल सकते। मतलब ये हुआ कि आपको इन सब की क्या डालना पड़ेगी? एवरेज वैल्यूज़ डालना पड़ेगी। तो अगर मैं ये सबकी एवरेज वैल्यू डालूंगा तो ये जो आपको नज़र आ रहा है वी एवरेज की फाइनल वेलोसिटी, जो कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर इधर आएगा, उसी को ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसी को मैं कहता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि भैया टकराने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, टकराने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो कितनी वेलोसिटी से इधर आ रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई आपको? तो भैया वी एवरेज ही क्या है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, बट वेक्टर वी एवरेज इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वेक्टर वी एवरेज, स्मॉल वाला वी, हाँ, एवरेज, ये कितना आएगा बताएंगे आप? स्मॉल वेक्टर वी एवरेज कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराने के बाद की इनिशियल वेलोसिटी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी? अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे आपने, है ना, वो वर्ड्स के बजाय मैथमेटिकली लिखे थे, है ना, 0। भैया वो तो रहने वाली है 0, है ना। और देखो स्मॉल टी एवरेज, यानी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक कोलिजन जो हो रहा है उसके बीच में का टाइम गैप, है ना, उसकी एवरेज वैल्यू को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। आई बात समझ में? दो एक के बाद एक टकराने के बीच का जो टाइम गैप है उसकी वैल्यू को क्या कहते हैं आप लोग? रिलैक्सेशन टाइम। अब जाहिर बात है तुमने ये देखा कि सबकी एवरेज वैल्यू को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अब सबके फॉर्मूले लिखने का तरीका ही बदल जाएगा। तो अब मैं ये फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा? इधर का हो गया डायग्राम, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो बेटा, फिर हम कहेंगे देयरफॉर वी एवरेज, कैपिटल वी एवरेज को वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी सबकी तो क्या है? 0 है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, प्लस माइनस स्मॉल ई वेक्टर ई अपॉन एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, टॉप, है ना, जिसको इन मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉप। चलो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ।
है ना। नोट्स में जो इक्वेशन नंबर होंगे और मेरे इक्वेशन नंबर होंगे वो शायद अलग अलग हो सकते हैं, शायद यही। अब इसे समझने के लिहाज से बता दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इक्वेशन आ रही है वो फॉर्मूला को याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मैग्नीट्यूड में आपको दिया है मैंने, ओके। हुआ क्या? अगले इसके लिए आपका पूरा फोकस चाहिए तो लिख लो फटाफट। वाह, एक एक फॉर्मूले को लर्न करते जाना। ये जो जो बॉक्स में लिखूंगा दूंगा ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो तो सिर्फ एक प्रोसेस है कि कैसे आया समझने के लिए, मगर मेन अल्टीमेटली तुमको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले आपने क्या करे, सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किए कि सभी लोग सभी पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होता है इधर उधर, टकराने के बाद उनकी सबकी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर उधर होता है। तो अगर मैं टकराने के बाद की सबकी इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालूंगा तो वो ज़ीरो आता है। पहले मैंने ये बताया। फिर मैंने कहा कि जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, मगर ऐसा नहीं कि सीधी लाइन में बढ़ते, वो अभी भी टकराते टकराते ही आगे बढ़ते हैं, है ना, अभी भी। तो अगर मैं कहूँगा ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और उनका मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उनका एक्सेलरेशन कितना होता है हमने वो बता दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो मान लो टाइम टी के बाद एक ith पार्टिकल कंसिडर करते हैं या इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, तो टाइम टी के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो बोले वी आई, कैपिटल वी आई, ठीक है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है टाइम टी के बाद फिर उस ith पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू, अपन ने बी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। मान लो ये जो टाइम है एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पे टकराने के बीच का टाइम है। एक एटम से टकरा कर जब वो दूसरे एटम के पास जस्ट पहुंचा होगा, बस टकराया होगा, बस उसके बीच में का टाइम है ये। तो मैं बोलूँगा ये टाइम, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी सभी एटम इलेक्ट्रॉन्स की क्या सेम रहेगी, क्या नहीं, अलग अलग रहेगी। तो फिर आपको जो कैलकुलेशन करना है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का थोड़ी करना है, ऑन एन एवरेज सभी का करना है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सभी का एवरेज लेंगे, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, है ना। इसके एवरेज की वैल्यू तो जीरो आती है, जो शुरू में देख लिया हम लोग ने कि इनिशियल वेलोसिटी सबके इलेक्ट्रॉन्स की जीरो है। इसके जो एवरेज को टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहा गया है, टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, ड्रिफ्ट स्पीड स्केलर फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले की शक्ल बदल गई, इस तरह से बन गया हो, जिसको बाद में जाके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड में लिखना रहा तो उसको आप ऐसा लिखेंगे। मेन मैग्नीट्यूड का याद रखो, आपका वैसे यूज करना है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, मान लो मैंने कंडक्टर कंसिडर किया, ये बात खत्म हुई, अब दूसरी बात चालू करें, है ना। यहाँ आपने एक कंडक्टर को कंसिडर किया। जय, तो क्या है बेटा, रोज तेरा यूं 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 ऊँगते रहता, हाँ, सोया नहीं है रात को, क्यों, चैट कर रहा था, देखो उधर। तो अब देखो ये कंडक्टर कंसिडर करो,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां टाइम डेल्टा टी में पहुंचता है, टाइम डेल्टा टी में पहुंचता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, आया ना, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन जो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर है। आप इसको एल भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं? चलो ठीक है, फिर मैं पूछूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर वो तो एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। अच्छा ठीक है, एरिया कितना है इसका ए, लेंथ कितना है, तो बोले वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू डेल्टा टी। ये समझ में आ गया, ये इसका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो इफ, ये स्मॉल एन को समझना अच्छे से, यहाँ स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहा जाता है। इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये वो बात है। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे कंडक्टर में अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे? तो बहुत सारे ये अच्छा है ना, बहुत सारे अरे भाई मैथमेटिकल आंसर थे। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इतना है ना, अच्छा चलिए एग्जांपल, 1 मीटर क्यूब में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। तुमने कैसे निकाले? 1 मीटर क्यूब में जो क्वांटिटी थी उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया ना तुमने। अरे हाँ या ना, तुम्हारे पास वॉल्यूम है कि नहीं है कंडक्टर का, है ना? तो अब अगर मैं बोलूंगा कि इफ n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the conductor at any instant is number of electrons present in the conductor at any instant is capital N is equals to, मैं क्या करूंगा, स्मॉल n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा। स्मॉल n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना है, ए वी डी इंटू डेल्टा टी, ए वी डी इंटू डेल्टा टी। आई बात समझ में, है ना? ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। किसी भी वक्त अगर मैं बोलूँ, अभी झाँक के देख रहा अचानक कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस वक्त देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, सॉरी स्मॉल एन है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना है, इतना इतना है, लगा दो। ये इतने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा तुमने ये पता लगा लिए कि कंडक्टर के अंदर अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं बोलूंगा आप बताओ कितना चार्ज है ना? हेंस द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर, hence the total charge present in the conductor at the given instant is, तो भैया पूरा टोटल चार्ज कितना है वो पता लगाओ। आप कहेंगे देखो टोटल चार्ज मान लो डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है n, उसको मैं क्या करूँगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? आप चाहे तो मैग्नीट्यूड माइनस ई लिखो इलेक्ट्रॉन, मगर मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ। नोट्स में जाएंगे डिटेल में है तो उसमें पहले माइनस ई लिखा हुआ है, फिर बाद में ई लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड लेकर, मगर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ अभी का, है। तो भैया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड में, देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल ई एन इंटू
सॉरी आपका ये कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, तो स्मॉल n E A V D इंटू डेल्टा टी, है ना। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लिख डाले, उसमें चार्ज को मल्टीप्लाई कर डाले आपने, है ना, स्मॉल e से। तो ये हो गया टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर एट दैट इंस्टेंट। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा एट दैट टाइम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ करंट आप जानते हैं I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन, इसका मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा टी। ये एवरेज करंट का तुमको फॉर्मूला मालूम है, I इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की जगह डालो वैल्यू, तो डेल्टा I डेल्टा रे, तो I इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी, है ना। क्या हो गया फिर, डेल्टा टी कैंसल, देखो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। कौन सा आएगा, इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले पे बने हुए हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, इस पे से आप ये भी बोल सकते हैं वी डी इज इक्वल्स टू I अपॉन एन ई ए। अक्सर होता है कि ड्रिफ्ट स्पीड पूछता है वो, करंट की वैल्यू देकर, न करंट डेंसिटी देकर, ये सब देकर आपको ड्रिफ्ट स्पीड पूछ लेता है, तो ये इस तरह से। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो I के नीचे A ला लो, I के नीचे A ला लो, तो I करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो ये हो जाएगा J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ये मेरे पास एक और फॉर्मूला आ रहा है करंट डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हुआ बेटा, अब देखो आगे। कहाँ गए, हाँ ये देखो, आप इक्वेशन नंबर 1 में देखो ड्रिफ्ट स्पीड की क्या इक्वेशन दी गई है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, है ना, इनटू टॉप। जहाँ पर एम बोले तो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन करके है आपका, याद रखना, एम बोले तो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये है, मैं ये वाला फॉर्मूला उस इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में से अगर मैं इक्वेट करूँ तो मैं I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी की वैल्यू लिखूँगा, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉप। अब देखो ये क्या हो जाएगा फिर, देखो I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए इंटू ई अपॉन एम इंटू टॉप। तो मेरे पास ये करंट की एक इक्वेशन आ गई अगेन इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास करंट की, ये है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब ऐसा है कि ये करंट की इक्वेशन आई है, वैसी मैं करंट डेंसिटी की इक्वेशन बनाऊंगा, और J इक्वल्स टू ऑफकोर्स I अपॉन ए जे होता एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉप। वंस अगेन ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है आपके करंट डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में करंट डेंसिटी की इक्वेशन आई है ना। ये बहुत है इक्वेशंस, याद करो बेटा, बहुत होता, मेरे को भी अब तक याद नहीं हुआ इक्वेशन, है ना। करना तो पड़ेगा, तो क्यों मैंने याद करने की कोशिश नहीं किया, इसीलिए तुमको करना पड़ेगा। ये इधर का होगा ना, लेफ्ट साइड का, हाँ हुआ।
अगर उस इक्वेशन को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने की नौबत आई तो आप ये जे और ई को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सुन लो मेरी बात, मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखने की नौबत आई तो जे और ई सिर्फ ये है जो वेक्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो वेक्टर जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर वेक्टर ई अपॉन एम इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जो रहेगा वो सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, है ना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख डालो एक काम को, थ्योरेटिकल पॉइंट लिख दो, हो सकता है क्योंकि इस पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर वेक्टर ई अपॉन एम इंटू टॉप, हेंस current density will have the same direction as that of external electric field, as that of external electric field. Hence current density will have the same direction as that of external electric field. हुआ? ये इक्वेशंस एच.सी. वर्मा में से मत करना। क्यों बताता हूँ मैं, एच.सी. वर्मा में एक इशू आया है। एच.सी. वर्मा में ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत नहीं बोलेंगे, वो उनका अपना एक वो था पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब लिखा ड्रिफ्ट स्पीड की जो फॉर्मूला लिखा, वी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा लिखा था मैंने, है ना, ऐसे लिखा था ना मैंने। एच.सी. वर्मा में यहाँ पर 2 आता है, यहाँ 2 आएगा एच.सी. वर्मा के हिसाब से। अगर आप एच.सी. वर्मा को फॉलो करेंगे, जो लोग एच.सी. वर्मा से पढ़ाते हैं तो वो यहाँ उसको 2 लेके पढ़ाते हैं, है ना। अब वो ऐसा है कि वो कंट्रोवर्शियल फाइट है उनके बीच में, एनटीए वालों के बीच में और वर्मा साहब के बीच में, है ना। अब उनका ये कहना है, जैसे उन्होंने इसको जो डेरिवेशन दिए, उन्होंने क्या करे, पहले डिस्टेंस निकाले ये फॉर्मूले से, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाले उन्होंने, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब वो इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि उन्होंने कहा, हमने कहा कि 0 होती, तो एल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने एवरेज वेलोसिटी निकाले एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकाले एज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आ जाता है ए टी अपॉन 2, है ना। डिस्टेंस तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है ना, ए टी अपॉन 2। फिर ए की वैल्यू डालेंगे क्यू ई अपॉन ट्वाइस एम इंटू टी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो वो स्मॉल ई अपॉन ई ट्वाइस एम, और एवरेज टाइम है तो वो रिलैक्सेशन टाइम आएगा ई। देखो ये फॉर्मूले में क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो वर्मा साहब का ये कहना है कि आपने जो ये लिए, है ना, उन्होंने एक्चुअली जो इनिशियल वेलोसिटी एकदम 0 कंसीडर करे थे अपन एवरेज, वो एनटीए ने एक अलग मेथड फॉलो किया, इसने ये अलग मेथड, वर्मा साहब का मेथड अलग है ना। उनका कहना है कि ये सही है ज़्यादा, एनटी वालों का कहना है नहीं हमारा ज़्यादा सही है। उनके फाइट में हमको नहीं पढ़ना है, हमारा एग्ज़ाम कौन डिसाइड करता है, बट एनटीए के थ्रू होता है, तो हमें उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। भले तुमको दिल से फीलिंग आ रही होगी नहीं वर्मा साहब ज़्यादा सही है, फिर भी एनटीए को ही फॉलो करो, है ना। नहीं तो पिछली बार के जैसे वो मार्क्स काटवा देते है कि पिछले कुछ साल पहले वो एनटीए को लगा था कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन इज़ वन ऑफ द एटम इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, कभी भी न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो सकता। फिर अभी इस साल लगा कि नहीं ब्रेक हो सकता, हाई एटम्स तो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, है ना। मार्क्स कट गए ना, 5 मार्क्स कट गए लोगों के। जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो किए, एनसीईआरटी को ही फॉलो करे पुराने वाली, ऐसा नहीं कुछ और किताब को किसी और के उसको फॉलो किया, उसके मार्क्स कट गए 5 5 5 5 5।
सबके, ज़बरदस्ती के तमाशे। अब उसमें अगर मैं बोलूँगा नहीं वर्मा साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा नाम उनको सुना, IITians को मतलब प्रोफेसर है वो रह चुके हैं, सब ठीक है, उनको वो गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते, मानते हैं अपन। मगर NTA ने क्या बोला, ये मत फॉलो करो, वो फॉलो करो, तो चुपचाप NTA की सुनो यार। बाकायदा उस पर एक दो है, यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं, हार्डली शायद से 1 या 2 वीडियो बने हुए कंट्रोवर्सी पे कि ऐसा क्यों है करके, है ना। वर्मा साहब ने खुद रिप्लाई दिए उन्होंने उस चीज़ का, ये उस चीज़ को कि ऐसा ऐसा आता करके। खैर छोड़ो, तो बात चल रही थी करंट डेंसिटी की इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मगर जब मैं ओम्स लॉ पढ़ रहा था, ओम्स लॉ जब मैं पढ़ रहा था तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी मैंने पढ़ा था। बट J इक्वल्स टू सिग्मा E करके आपने ये इक्वेशन पढ़ा है, आया ना, J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो J इक्वल्स टू सिग्मा E, और वहाँ देखो क्या है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 में देखो NE² E/m इंटू टी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू E को छोड़ के सब कुछ NE² इंटू τ/m। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका इस कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है भाई, मान लिया ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा N²/T। ओके, मैं साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो रेजिस्टिविटी भी लिख सकता हूँ। रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1/सिग्मा होता है। ध्यान दो रे भाई, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M NE², ओए M कहाँ से रे, M/NE² इंटू τ। ये मेरे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये कौन सा इक्वेशन नंबर आएगा, 6 आएगा, और ये इक्वेशन नंबर 7 आएगा। ठीक है, इधर का हुआ। ठीक, देखो ऑल्सो एक और रिलेशन, J की वैल्यू मैं सिग्मा E जानता हूं, साथ ही साथ मैं J की वैल्यू को एक और तरीके से जानता हूं, NEVD से। J इक्वल्स टू NEVD, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा कि फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से आया, फ्रॉम 5 ना, फ्रॉम 5। देखो गौर से, करंट डेंसिटी की एक इक्वेशन जानता हूँ मैं सिग्मा E, जो कल पढ़ा था मैंने। करंट डेंसिटी की आज मैंने एक नई इक्वेशन देखा NEVD। तो क्यों ना मैं इन दोनों को भी इक्वेट करके देखूं, बिल्कुल करो। क्या जा रहा, NEVD, है ना, NEVD। तो उस पर से मैं कह सकता हूं देखो VD यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू सिग्मा E कैपिटल E/NE। फिर ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई ड्रिफ्ट स्पीड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8, है ना। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/ρ। तो मैं ये फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकता, E ρNE, ρNE। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 9। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है V/D। मगर मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर हम D की जगह लेंथ ऑफ कंडक्टर डाल सकते, तो E की जगह V/L लिख सकते। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर ड्रिफ्ट स्पीड का मेरे पास एक और फॉर्मूला आता, E की जगह अब तो V आ जाएगा, V ρLNE। ये मेरे पास आ गई एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 10। अभी कितने इक्वेशन हो गए, 10, यानी 10 फॉर्मूले इतने छटाक भर में जो तुमको याद रखना है अभी के अभी। आया समझ में, लिखो यार, और भी है ना, मोबिलिटी बाकी है।
इसको याद से घर पे जाना, अच्छे से देखना कैसे आया। तुमको बोर्ड के से नहीं करना ये, मगर थोड़ा समझने के हिसाब से कॉन्सेप्चुअली कि क्या आ रहा कैसे आ रहा, और फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ, फुल रट्टा मारो। क्या बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं, डिराइव करके देखो। मगर फिर भी मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूले बोलूँ तो ये दो है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये दो, और ये भी ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले सारे के सारे ये। और वो ड्रिफ्ट स्पीड का जो पहले फॉर्मूला आया था वो, ड्रिफ्ट स्पीड के सारे फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कम से कम ये 6 तो अच्छे से अच्छे करना, ये 2 5, ये 2 ये 3 ये 5, और ड्रिफ्ट स्पीड का पहले का एक फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉप। ये एनी हाउ तुमको करना है, अच्छे से करना तो सभी चाहिए, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस लेवल अगर बोलेंगे तो। फिर एक नोट करके लिखना है आपको, बातें मत करो यार। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था ड्रिफ्ट स्पीड का, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, है ना, यही लिखा हुआ था ये, यहाँ पर ही दिख रहा उसका इंप्रेशन, आई अपॉन वी एन ई ए। यहाँ से एक बात चीज़ समझ में आती है, ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टर है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरे पास एक कंडक्टर है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका लगातार यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। मान लो ये A1 ये A2, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मैं जानता हूँ कि A1 इज ग्रेटर दैन A2, देयरफॉर VD इज लेस देन VD1 इज लेस दैन VD2। याद आया कुछ इससे रिलेटेड? ऐसे ही कुछ सीन आपने एक और जगह देखे थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, बस सेम है रूल। वो वहाँ पानी फ्लो हो रहा था, यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे, है कि नहीं? अगर समझना है ना करंट के बिहेवियर को, बहुत कुछ पानी की तरह इमेजिन करना उसको, बहुत कुछ समझ में आने लगेगा तुमको। चलो हुआ ये, इधर का अब देखो। हाँ मालूम है मैं, ज़रा जज्बा नहीं है रे तुमने कुछ करने का, बस फालतू बातें है तुम्हारी, सिर्फ नाम के लिए तुम नीट का फॉर्म भर रहे है ही नहीं, तुम में वो लेवल। जरे में तो फै कर रहे तुम। देखो इस सिचुएशन में मैंने वायर के ओवरऑल डायमीटर को बढ़ा दिया, ओवरऑल डायमीटर, ये डायमीटर छोटा है और ये डायमीटर बड़ा है। अगर आप ओवरऑल डायमीटर को बढ़ा देते हैं, ओवरऑल डायमीटर, ऐसा नहीं यहाँ नॉन यूनिफॉर्म था, यहाँ डायमीटर बड़ा था, यहाँ डायमीटर छोटा था, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म था एक ही वायर में। मगर यहाँ अगर पूरा वायर अखंड D1 है, मान लो एक करंट को पास किया मैंने यहाँ से, तो वही बैटरी वही सब कुछ सिस्टम है, बस ये करंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। तो अब ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में सिचुएशन में ड्रिफ्ट स्पीड आपकी सेम रहेगी, इट डज नॉट गेट इफेक्टेड, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो जैसे के वैसे ही रहने वाला है। गर्ल्स जब पढ़ने का टाइम है तो तुम्हारी बातें चालू है, हाँ? तो क्यों बोली?
ड्रिफ्ट मोबिलिटी करके एक छोटा सा टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ का जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इसका एसआई यूनिट मोबिलिटी का, ये इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी का आई थिंक डायमेंशन या एसआई यूनिट कुछ तो पूछा गया था थोड़ी दिन पहले, या मतलब आई मीन फ्यू इयर्स बैक। समझ जाओ ना, क्या के लिए तुम इतने, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये इसका क्या कहा जाएगा, एसआई यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड, पर वोल्ट पर सेकेंड। और जैसे कि हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉप। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ, देखो मोबिलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ई इंटू टॉप अपॉन एम डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। देयरफॉर आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, ये ई और ई कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल ई इंटू टॉप अपॉन एम, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। तुम लोग की इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बात चल नहीं रही होंगी, है ना, तो फिर इधर ध्यान दो चुपचाप। मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाओ मोबिलिटी के। यूनिट तुम्हारे सामने है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, इसका डायमेंशन निकाल के बताओ। चलो निकालो, यूनिट को पहचानो। मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, L2। सेकेंड का क्या होगा, T1। वोल्ट का निकालो W अपॉन चार्ज से, वर्क डन अपॉन चार्ज से, और उसका डायमेंशन कैलकुलेट करके बताओ क्या रहेगा मोबिलिटी का। चलो फास्ट, लेवल है तो थोड़ा इधर डायमेंशन निकाल के बताओ, एकदम बेसिक चीज़, तुमको नीट देना है, नेशनल लेवल एग्जाम है ना। दानियाल निकाल डायमेंशन। कूलम मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड, कूलम भी है वहाँ पे। कूलम का तो T1 A1 आएगा, मीटर स्क्वायर का L2। वोल्ट का पहले एक काम करो, सेपरेटली निकाल के देखो वोल्ट का क्या होता है। ओ भाई एग्जाम में पलटा पलटा के देखेंगे क्या, हाँ तो वही ना, पलटा पलटा के देखेंगे, सॉल्व करो, वैसा नहीं। वोल्टेज का क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन का चार्ज का डायमेंशन नहीं मालूम क्या। सोन ये देख तो धक्का नहीं था। थैंक यू। निकालो, कूलम का क्या होता है, कूलम का डायमेंशन T1 A1, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L2, वोल्टेज का डायमेंशन वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वोल्टेज का डायमेंशन M1 L2 T-2 अपॉन T1 A1, यानी कि M1 L2 T-3 A-1, और सेकंड का डायमेंशन क्या होता है आपका T1। तो ये वैल्यू डालो सब, ये इक्वेशन में मीटर स्क्वायर, कूलम, कूलम है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी यार इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कूलम कर रहा हूँ। हाँ चल देख इधर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, यानी कि L2 M1 L2 T-3 A-1 और T1। अब ये 1 और ये -3 क्या हो जाएगा, -2।
L2 M1 L2 T minus 2 A minus 1 M minus 1 L0 और ये हो जाएगा T2 A minus 1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन A, हाँ +1 हो जाएगा। तो अब ये डायमेंशन लिखूंगा मैं मोबिलिटी का M minus 1 T2 A1। मोबिलिटी का डायमेंशन तुमसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब कल हमें जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है, साथ ही साथ अगला टॉपिक क्या आ रहा है देखो, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, और उसके अलावा उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ सम वेरियस मटेरियल्स। तो मोबिलिटी है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, और फिर उसके बाद कलर कोडिंग वाला पार्ट है ये, ठीक है ना। हम लोग कल कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल प्लस ये बाकी के 2 टॉपिक आगे के वो कंप्लीट हो जाए सैटरडे को। हाँ, टेस्ट का याद दिलाने के लिए कहा था ना, टेस्ट का बोर्ड एक पड़ गया।